बहुत ही करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपके पास आता है। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता ही है। बिल्कुल। और वो कहता है कि यार मुझे एक बड़े लोन की जरूरत है, बस इस फॉर्म पर ना एक गारंटर के तौर पर अपने हस्ताक्षर कर दो। और ज्यादातर लोग कर भी देते हैं। हाँ, मतलब अक्सर लोग इसे महज एक छोटी सी औपचारिकता मानते हैं। मन में यही चलता है कि चलो एक दोस्त की मदद ही तो कर रहे हैं, बैंक को बस एक एक्स्ट्रा साइन चाहिए था तो दे दिया। सही बात है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, या फिर उस एक छोटे से हस्ताक्षर के ठीक नीचे कोई बहुत बड़ा और बहुत ही उलझा हुआ कानूनी जाल बिछा है? आज हम इसी गहरे अध्ययन में ना इसी अदृश्य खतरे को डिकोड कर रहे हैं, जो पल भर में किसी को भी सड़क पर ला सकता है। सच कहूं तो ये जाल सच में बहुत गहरा है। मतलब आज इस डीप डाइव का हमारा मिशन यही समझना है कि जब कोई व्यक्ति या फिर कोई बहुत बड़ा बैंक किसी और के हिस्से की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है, तो असल में कानून की नजर में क्या बदल जाता है। हाँ, और हमारे पास इसके लिए बहुत ठोस स्रोत भी है ना? बिल्कुल। स्रोत के रूप में हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और बैंकिंग के कुछ बेहद बुनियादी लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत मौजूद हैं। अच्छा। और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि नियम क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये नियम क्यों बनाए गए हैं और कैसे ये कागजी वादे हमारी पूरी कमर्शियल दुनिया की नींव रखते हैं। तो चलिए इस अवधारणा के बिल्कुल बुनियादी हिस्से से शुरुआत करते हैं। जब हम गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसमें ना मुख्य रूप से एक त्रिकोण बनता है, मतलब 3 पक्ष होते हैं। हाँ, 3 पार्टीज। जी। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं जो हमारे स्रोत में दिया है। मान लीजिए अमित को बिक्रम से 10,000 रुपए का लोन चाहिए, लेकिन बिक्रम को अमित पर पूरा भरोसा नहीं है। उसे डर है कि अमित पैसे लेकर गायब हो जाएगा, जो कि बहुत ही जायज डर है। एकदम जायज है। तब चिराग, जो अमित का अच्छा दोस्त है, वो बीच में आता है और बिक्रम से कहता है कि तुम अमित को पैसे दे दो, अगर वो पैसे नहीं लौटाएगा तो मैं तुम्हें अपनी जेब से पैसे दूंगा। और बिक्रम मान जाता है। हाँ, इस आश्वासन पर बिक्रम पैसे दे देता है। अब इस पूरी कहानी में चिराग, जिसने गारंटी दी है, वो कानून की भाषा में श्योरिटी या जमानतदार है। बिल्कुल। अमित, जिसके लिए गारंटी दी गई है, वो प्रिंसिपल डेटर यानी मुख्य ऋणी है। और बिक्रम, जिसने पैसे दिए हैं, वो क्रेडिटर है। मैं सही जा रही हूँ ना? अब बिल्कुल सही कह रही हैं। और इस त्रिकोण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखने में ये भले ही एक आम लेन देन लगे, लेकिन कानूनी रूप से यहाँ कई अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, एक से ज्यादा? जी। एक स्पष्ट कॉन्ट्रैक्ट तो चिराग और बिक्रम के बीच है, और एक छिपा हुआ या अंतर्निहित कॉन्ट्रैक्ट चिराग और अमित के बीच है। और यहीं पर लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कैसी गलती? देखिए, कानून का एक बहुत ही कड़ा नियम है कि जमानतदार की जिम्मेदारी मुख्य ऋणी के बिल्कुल बराबर होती है, जिसे कानूनी भाषा में को एक्सटेंसिव लायबिलिटी कहा जाता है। एक मिनट, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। जी बताइए। को एक्सटेंसिव, क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर अमित ने पैसे वापस करने से मना कर दिया तो बिक्रम को पहले अमित के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। मतलब वो अमित के बैंक अकाउंट फ्रीज करवाने या उसकी गाड़ी कुर्क करवाने के बजाय सीधे चिराग के दरवाजे पर आके पैसे मांग सकता है। ये तो सरासर अन्याय लगता है। ये सुनने में बहुत कठोर लग सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन सच यही है। सेक्शन 128 और रिजर्व बैंक के सर्कुलर बहुत साफ हैं इस पर। अरे बाप रे। क्रेडिटर इस बात के लिए कानूनी रूप से बाध्य बिल्कुल नहीं है कि वो पहले मुख्य ऋणी के खिलाफ सारे कानूनी रास्ते आजमाए। वो सीधे गारंटर की कॉलर पकड़ सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब गारंटर तो सिर्फ मदद कर रहा था। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस आर्थिक तर्क है। जरा सोचिए, अगर किसी लेनदार को अपने ही पैसे वापस पाने के लिए पहले सालों तक कोर्ट में मुख्य ऋणी के पीछे भागना पड़े और उसके बाद ही वो गारंटर के पास जा सकें, तो फिर गारंटी का मतलब ही क्या रह जाएगा? ये पॉइंट तो है। हाँ, कोई भी इंसान या बैंक कभी किसी को लोन ही नहीं देगा। गारंटर होने का पूरा मकसद यही है कि क्रेडिटर को तुरंत सुरक्षा का एहसास मिले। Here's where it gets really interesting. यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बिल्कुल बेसिक नियमों की बात करें जो हमने पहले पढ़े हैं, तो किसी भी वैध कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन यानी प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ ना कुछ फायदा तो होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब दोनों पक्षों को उस डील से कुछ न कुछ मिलना चाहिए। लेकिन हमारे इस अमित बिक्रम चिराग वाले उदाहरण में चिराग इतना बड़ा और तत्काल जोखिम अपने सिर ले रहा है, लेकिन उसे तो
एक भी रुपया नहीं मिल रहा। सही कहा। पैसे तो सारे अमित की जेब में गए हैं। तो फिर बिना किसी निजी फायदे के चिराग कानूनी रूप से इस कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बंधा हुआ है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और कानून ने ना सेक्शन 127 में इसका बहुत ही व्यवहारिक समाधान निकाला है। वो क्या है? फायदा या कंसिडरेशन हमेशा सीधे आपकी ही जेब में आए ये जरूरी नहीं है। कानून ये मानकर चलता है कि मुख्य ऋणी को जो फायदा मिल रहा है वही गारंटर के लिए भी पर्याप्त कंसिडरेशन है। अच्छा, मतलब दोस्त का फायदा ही मेरा फायदा है हाँ, कानून की नजर में। बिल्कुल। अच्छा। अमित को जो 10,000 रुपए का लोन मिला, वो लोन मिलना ही चिराग के लिए कानूनी रूप से प्रतिफल है। इसका सीधा सा तर्क ये है कि गारंटर ने क्रेडिटर से कहा था, तुम मेरे दोस्त की मदद करो और तुम्हारा ये कृत्य ही मेरे लिए पर्याप्त है। वाओ। अगर कानून इस तरह से काम ना करे ना, तो हर गारंटर बाद में ये कहकर बच निकलेगा कि मुझे तो कोई निजी फायदा नहीं हुआ था। और ऐसे में पूरा का पूरा क्रेडिट सिस्टम रातों रात ढह जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक बार साइन कर दिए तो आप उस कानूनी जाल में पूरी तरह से फंस गए। लेकिन क्या ये जीवन भर का फंदा है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार व्यापारिक लेन देन या लोन तो सालों साल चलते रहते हैं। अगर कोई इंसान बीच में उस जिम्मेदारी से बाहर निकलना चाहे तो क्या उसका कोई रास्ता है? हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह की गारंटी दी है। अगर गारंटी किसी एक विशेष लोन के लिए है, तो वो लोन चुकता होते ही जिम्मेदारी अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन एक दूसरा प्रकार भी होता है, जिसे कंटिन्यूइंग गारंटी या निरंतर गारंटी कहते हैं, सेक्शन 129 के तहत। ये कैसे काम करती है? उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी किराने की दुकान से कोई व्यक्ति हर महीने राशन उधार लेता है। ओके। और एक तीसरा व्यक्ति उस पूरे खाते की गारंटी लेता है। ओके। तो ये एक निरंतर चलने वाली गारंटी है जो भविष्य के कई लेन देन पर लागू होती है। अरे, ये तो एक डरावने सपने जैसा है। मतलब एक खुला नल जिसमें से लायबिलिटी कभी भी बह सकती है। बिल्कुल, एकदम सही उपमा दी आपने। और इसीलिए ना इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिया गया है। शुक्र है। क्या रास्ता है? कोई भी गारंटर भविष्य के लेन देन के लिए क्रेडिटर को एक स्पष्ट नोटिस देकर सेक्शन 130 के तहत अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को किसी भी समय रद्द कर सकता है। अच्छा, मतलब बस एक नोटिस देना है? जी। इसके अलावा अगर गारंटर की मृत्यु हो जाती है तो सेक्शन 131 कहता है कि कानून आमतौर पर यह मान लेता है कि भविष्य के सभी लेन देन के लिए वो गारंटी अपने आप रद्द हो गई है, बशर्ते मूल कॉन्ट्रैक्ट में कोई और शर्त ना लिखी गई हो। समझ गई। लेकिन मान लीजिए इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्रेडिटर और मुख्य ऋणी ने मिलकर मूल कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ही बदल दी। शर्तों में बदलाव? हाँ, शायद बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दी या लोन चुकाने का समय बदल दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने गारंटर को इसके बारे में बताया ही नहीं। तब क्या होगा? क्या गारंटर उन नई शर्तों के लिए भी बाध्य रहेगा जिनके लिए उसने कभी हामी ही नहीं भरी? What's fascinating here is, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कानून इस स्थिति में गारंटर की बहुत ही आक्रामकता से रक्षा करता है। अच्छा, कैसे? कानूनी भाषा में गारंटर को एक फेवर्ड डेप्टर या पसंदीदा ऋणी माना जाता है। नियम एकदम सख्त हैं, सेक्शन 133 के मुताबिक। क्या कहता है नियम? यदि मूल कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में गारंटर की स्पष्ट सहमति के बिना कोई भी बदलाव किया जाता है, जिसे हम वेरिएंस कहते हैं, तो गारंटर उसी पल भविष्य के सभी लेन देन के लिए अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। डिस्चार्ज हो जाएगा? उसी पल मुक्त। भले वो बदलाव बहुत छोटा सा ही क्यों ना हो। बिल्कुल, भले ही वो बदलाव गारंटर के फायदे का ही क्यों ना दिख रहा हो। अरे वाह! तर्क बहुत सीधा है। गारंटर ने एक बहुत ही विशेष जोखिम का आकलन करके हस्ताक्षर किए थे। अगर क्रेडिटर और डेप्टर मिलकर खेल के नियम ही बदल देते हैं तो वह पुराना खेल नहीं रहा। हाँ, ये तो कॉमन सेंस है। जी, गारंटर को ऐसे किसी जोखिम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसका उसने कभी आकलन ही नहीं किया। इसके साथ ही अगर क्रेडिटर ने गारंटी लेते समय कोई बहुत महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है या धोखाधड़ी की है, तो वो पूरी की पूरी गारंटी उसी वक्त अमान्य हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुई दोस्तों और व्यक्तिगत लोन की बात। लेकिन अब इस चर्चा को थोड़े बड़े स्तर पर ले चलते हैं। जी, कमर्शियल लेवल पर। बिल्कुल। जब करोड़ों या अरबों रुपए के बड़े कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कोई डैम बनाना हो या हाईवे बनाना हो, तो वहां तो दोस्तों की गारंटी काम नहीं आती। वहां दोस्त काम नहीं आते। सही कहा। सरकार को भारी भरकम सुरक्षा चाहिए होती है और यहीं पर एंट्री होती है अर्थव्यवस्था के असली दिग्गजों की, यानी बैंकों की। हाँ, बैंक गारंटी। स्रोत सामग्री के अनुसार बैंक गारंटी मुख्य रूप से दो तरह की होती है।
एक है फाइनेंशियल गारंटी, जो असल में नकद सुरक्षा जमा या कैश डिपॉजिट के विकल्प के रूप में काम आती है। और दूसरी है परफॉर्मेंस गारंटी, जो ये सुनिश्चित करती है कि ठेकेदार अपना काम तय समय और सही गुणवत्ता के साथ पूरा करेगा। एकदम सटीक। और जैसे ही हम व्यक्तिगत गारंटी से बैंक गारंटी की तरफ बढ़ते हैं ना, कानूनी परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। वो कैसे बदल जाता है? बैंक गारंटी के काम करने का मुख्य आधार है इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल या स्वतंत्र अनुबंध का सिद्धांत। स्वतंत्र अनुबंध? इसका मतलब यह है कि बैंक द्वारा दी गई गारंटी मुख्य ठेकेदार और सरकार या खरीदार के बीच चल रहे असली विवाद से पूरी तरह स्वतंत्र होती है। अच्छा, मतलब बैंक को उस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। आरडी हार्बोटल लिमिटेड केस और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सहित दुनिया भर की अदालतों का ये बहुत ही सख्त नियम है। क्या नियम है? कि अगर बेनिफिशियरी यानी जिसके पक्ष में गारंटी दी गई है वो गारंटी भुनाने की मांग करता है, तो बैंक को बिना किसी सवाल जवाब के पैसे देने ही होते हैं। 1 मिनट, बिना किसी सवाल जवाब के? हाँ, बिना किसी बहस के। मतलब अगर ठेकेदार चीख चीख कर कह रहा हो कि मैंने हाईवे बिल्कुल सही बनाया है, सरकार झूठ बोल रही है, तो क्या बैंक अपनी ही क्लाइंट की बात को पूरी तरह अनसुना कर देगा? बैंक को वो बात अनसुनी करनी ही पड़ेगी। सच में? हाँ, बैंक कोई न्यायाधीश या मध्यस्थ नहीं है। बैंक का काम ये तय करना नहीं है कि हाईवे की गुणवत्ता कैसी है। अगर बैंक गारंटी के दस्तावेज में लिखा है पेएबल ऑन डिमांड यानी मांगते ही दे, तो बैंक का केवल एक ही काम है, ये देखना कि पैसे मांगने का जो दावा पत्र आया है वो तकनीकी रूप से सही है या नहीं। अगर दावा सही तरीके से किया गया है तो बैंक को पैसे का भुगतान करना ही होगा। सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में 2 बच्चों की लड़ाई हो गई हो। अच्छा। हाँ, और एक ने स्कूल की खिड़की का शीशा तोड़ दिया हो। हाँ। अब उस बच्चे के माता पिता ने स्कूल को पहले ही लिख कर दिया हुआ था कि अगर कोई नुकसान हुआ तो वे पैसे देंगे। अब स्कूल को इस बात से रत्ती भर भी मतलब नहीं है कि लड़ाई किसने शुरू की या किसने किसको पहले छिड़ाया। बिल्कुल। स्कूल को सिर्फ और सिर्फ अपने टूटे हुए शीशे के पैसों से मतलब है। और माता पिता को वो पैसे बिना किसी बहस के चुकाने होंगे। बैंक गारंटी बिल्कुल उसी तरह काम करती है ना, जहां बैंक को जमीनी विवाद से कोई लेना देना नहीं होता। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। बैंक सच में उसी तरह बर्ताव करते हैं और उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। लेकिन ये तो बहुत अजीब लगता है। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो बैंक गारंटियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा हैं। कैसे? सोचिए, अगर बैंक भी ठेकेदारों और सरकारों के बीच के विवाद सुलझने का इंतजार करने लगे तो पेमेंट सालों तक रुकी रहेगी। हाँ, कोर्ट केसेस तो वैसे भी बहुत लंबे चलते हैं। बिल्कुल, पूरा का पूरा वाणिज्यिक सिस्टम धीमा पड़ जाएगा। लोगों का इस पूरी व्यवस्था से भरोसा ही उड़ जाएगा। ये जो पैसे तुरंत मिलेंगे वाली निश्चितता है ना, इसी के दम पर दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में बैठे अनजान लोग आपस में करोड़ों का व्यापार कर पाते हैं। ये बात तो है। लेकिन इस पैसे देने ही होंगे वाले बेहद सख्त और निर्दयी नियम से एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या बैंक सच में रोबोट की तरह काम करते हैं? क्या कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां बैंक पैसे देने से साफ मना कर सके? अगर कोई व्यक्ति सरासर धोखाधड़ी कर रहा हो, तब भी क्या अदालतें बैंक को पैसे देने से नहीं रोक सकती? अदालतें रोक सकती हैं, लेकिन वे ऐसा करने से बहुत बहुत ज्यादा बचती हैं। अच्छा, मतलब आसान नहीं है? बिल्कुल आसान नहीं है। अदालतों ने केवल 2 बेहद दुर्लभ अपवाद तय किए हैं जहां बैंक को भुगतान करने से रोका जा सकता है। पहला है एग्रीजियस फ्रॉड, यानी बहुत ही स्पष्ट और बड़े स्तर की धोखाधड़ी। यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन वाला केस, राइट? जी बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी बिलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। धोखाधड़ी इतनी गंभीर होनी चाहिए कि वो पूरे लेन देन की बुनियाद को ही सड़ा दे। और सबसे जरूरी बात, बैंक के पास इस बात के एकदम पक्के सबूत होने चाहिए कि पैसे मांगने वाला व्यक्ति ही धोखाधड़ी कर रहा है, तभी पेमेंट रोकी जा सकती है। ठीक है, धोखाधड़ी वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन स्रोत सामग्री में जो दूसरा अपवाद दिया गया है ना, वो सच में किसी हॉलीवुड पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म की तरह लगता है। हाँ, वो केस बहुत ही मशहूर है। जी, हम बात कर रहे हैं आईटेक कॉर्प बनाम फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ बॉस्टन केस की। ये 1979 की बात है, जब ईरान में क्रांति हुई थी और 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया गया था। एकदम युद्ध जैसे हालात थे। बिल्कुल। ऐसे इस युद्ध जैसे माहौल में अमेरिकी सरकार ने ईरान के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए थे। और इस भयंकर अफरा तफरी के बीच एक ईरानी बैंक एक अमेरिकी कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटी को भुनाना चाहता था। और यही केस
उस दूसरे अपवाद को जन्म देता है जिसे इररिट्रीवेबल इनजस्टिस या अपूरणीय अन्याय कहा जाता है। अच्छा। इस विशिष्ट मामले में अमेरिकी कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अमेरिकी बैंक को आदेश दिया कि वो ईरानी बैंक को पैसे बिल्कुल न दे। एक मिनट, क्या कोर्ट ने ऐसा सिर्फ दोनों देशों के बीच की राजनीतिक दुश्मनी की वजह से किया था? नहीं, कोर्ट का फैसला राजनीति पर नहीं बल्कि राजनीतिक हालात से पैदा हुए कानूनी परिणामों पर आधारित था। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा और समझाइए। कोर्ट ने ये देखा कि अगर अमेरिकी बैंक ने वो करोड़ों रुपए ईरान भेज दिए तो अमेरिकी कंपनी जो आईटेक कॉर्प थी भविष्य में चाहकर भी कभी अपने पैसे वापस नहीं पा सकेगी। हाँ, क्योंकि ईरान में तो सरकारी बदल गई थी। बिल्कुल। भले ही वो बाद में साबित कर दें कि उन्होंने अपना काम सही किया था, लेकिन उस समय ईरान में ऐसा कोई कानूनी ढांचा ही नहीं बचा था जहां जाकर एक अमेरिकी कंपनी मुकदमा लड़ सके। तो मतलब नियम यह है कि आप बैंक गारंटी को केवल तभी रोक सकते हैं जब पैसे देने का मतलब हो कि वो पैसा हमेशा के लिए किसी ब्लैक होल में चला जाएगा। एकदम सही। सिर्फ ये साबित करना काफी नहीं है कि पैसे कटने से कंपनी को भारी नुकसान होगा। आपको ये साबित करना होगा कि भविष्य में किसी भी कानूनी तरीके से उसकी भरपाई करना 100% असंभव होगा। बिल्कुल। इस अपूरणीय अन्याय वाले अपवाद को साबित करना लगभग नामुमकिन के बराबर होता है। इसीलिए अदालतें बैंक गारंटी रोकने की ज्यादातर याचिकाओं को सिरे से खारिज कर देती हैं। केवल विवाद होना या आर्थिक नुकसान होना काफी नहीं है, नुकसान का पूरी तरह से अपूरणीय होना जरूरी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इस सब का मतलब क्या है बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए? इतने बड़े जोखिमों, इतने सख्त कानूनी नियमों और करोड़ों के दावों के बीच बैंक खुद को सुरक्षित कैसे रखते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि कोई भी बैंक महज समाज सेवा के लिए इतना बड़ा जोखिम तो अपने सिर पे नहीं लेगा। वो अपनी तिजोरियों की हिफाजत कैसे करते हैं? बैंक बहुत ही आक्रामक तरीके से अपनी सुरक्षा करते हैं। जब वे कोई गारंटी जारी करते हैं तो दस्तावेज के नियम पत्थर की लकीर होते हैं। अच्छा, कैसे नियम? सबसे पहले बैंक गारंटी की एक तय राशि होती है, अमाउंट गारंटीड। बैंक स्पष्ट लिख देता है कि वो इस विशिष्ट राशि से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देगा। और दूसरा है समय सीमा का चक्रव्यूह। एक होती है वैलिडिटी पीरियड, यानी वैधता अवधि। ये वो समय है जिसके दौरान अगर ठेकेदार काम में कोई चूक करता है तो बैंक जिम्मेदार होगा। हाँ, लेकिन मैंने स्रोत सामग्री में देखा कि इसके ठीक बाद एक क्लेम पीरियड भी होता है। जी। जब वैलिडिटी खत्म हो गई तो फिर ये अतिरिक्त समय क्यों दिया जाता है? क्लेम पीरियड आमतौर पर वैलिडिटी के बाद 15 से 30 दिन का एक अतिरिक्त ग्रेस पीरियड होता है। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए होता है। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए। हाँ, मान लीजिए वैलिडिटी के बिल्कुल आखिरी दिन कोई डिफॉल्ट होता है तो सामने वाले पक्ष को बैंक के नाम एक औपचारिक दावा पत्र बनाने और उसे जमा करने के लिए कुछ दिन तो चाहिए होंगे ना? हाँ, ये तो लॉजिकल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। पैसे मांगने का तरीका, जिसे इन्वोकेशन कहते हैं, वो एकदम सटीक होना चाहिए। सटीक से आपका क्या मतलब है? क्या सिर्फ एक चिट्ठी लिख देना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। दावा बिल्कुल उसी समय सीमा के अंदर होना चाहिए और बिल्कुल उसी अधिकारी के हस्ताक्षर से होना चाहिए जिसका पद गारंटी दस्तावेज में लिखा है। अरे बाप रे, इतनी सख्ती? जी हाँ। अगर गारंटी में लिखा है कि दावा मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा और उसकी जगह जनरल मैनेजर हस्ताक्षर कर दे तो बैंक तुरंत उस दावे को खारिज कर देगा और पैसे देने से साफ मना कर देगा। और शायद बैंकों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच वो होता है जो वे अपने ही क्लाइंट से लिखवाते हैं, काउंटर गारंटी, है ना? बिल्कुल सही पकड़े आप। बैंक सिर्फ अपने क्लाइंट के भरोसे पर उसे करोड़ों की गारंटी नहीं दे देता। वो क्लाइंट से एक काउंटर गारंटी लिखवाते हैं और कई मामलों में तो भारी भरकम कैश मार्जिन या कोई संपत्ति गिरवी रखवा लेते हैं। जी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर बैंक को मजबूरी में पैसे देने भी पड़े तो बैंक तुरंत मुड़कर अपने ही क्लाइंट के उस कैश मार्जिन से अपने नुकसान की भरपाई कर लेगा। बैंक अंततः अपनी जेब से कोई नुकसान नहीं सहता। एकदम सही विश्लेषण है। बैंक सिर्फ एक भरोसेमंद बिचौलिए का काम करता है जो व्यापार को मुमकिन बनाता है, लेकिन वो ये भी सुनिश्चित करता है कि अंतिम वित्तीय जोखिम मुख्य ऋणी यानी उसके क्लाइंट पर ही रहे, ना कि बैंक के शेयरधारकों पर। ये सब सुनकर सच में दिमाग चकरा जाता है कि महज एक हस्ताक्षर में कितनी ताकत और कितना खतरा छुपा हो सकता है। जी बिल्कुल। जो चीज एक दोस्त की मदद या एक आम कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा लगता है वो असल में आपको एक ऐसी सख्त कानूनी मशीनरी का हिस्सा बना देती है
जहां आपको बिना किसी गलती के भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जहां बैंक एक स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्ट के तहत पल भर में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं और आप बस खड़े देखते रह जाएंगे। इस पूरी गहरी चर्चा से जो सबसे बड़ा विचार निकलकर सामने आता है ना, वो है भरोसे की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट। वो कैसे? अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजमर्रा का भारी भरकम व्यापार केवल असली नकदी के लेन देन पर नहीं टिका है, ये कागज पर किए गए इन वादों पर टिका है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये कानूनी ढांचे ना हो, अगर इन बैंक गारंटियों में इतना सख्त अनुशासन ना हो, तो दुनिया भर के देशों और बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच होने वाला व्यापार रातों रात रुक जाएगा। कोई इंसान 7 समंदर पार बैठे किसी अनजान कंपनी पर कैसे भरोसा करेगा? हाँ, बिना गारंटी के तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा। बिल्कुल। हमारी पूरी की पूरी आधुनिक तेज तर्रार दुनिया असल में कुछ बहुत ही मजबूत और स्वतंत्र कानूनी वादों के अदृश्य जाल के सहारे हवा में तैर रही है। ये सच में एक बहुत ही ताकतवर विचार है। ये हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ वो नहीं है जो हमारे बैंक अकाउंट में दिखता है। पैसा उस कानूनी ढांचे का भी नाम है जो हमें सुरक्षित महसूस कराता है। एकदम सही कहा आपने।